नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश और आप देख रहे हैं रेलवे पीवाईक्यू विद अंकुश। स्वागत है आपका एक और वीडियो में जिसमें हम 18 अगस्त 2022 की पहली शिफ्ट के पूरे 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। साथ ही जैसे जैसे इसमें क्वेश्चन आएंगे तो जो क्वेश्चन बेसिक से सॉल्व करना सही रहेगा उसको हम बेसिक से सॉल्व करेंगे, जिसमें ट्रिक लगानी होगी उसमें ट्रिक लगाएंगे, जिसमें लॉजिक लगाना होगा सारे कंसेप्ट हम इस वीडियो में अप्लाई करेंगे, जो कि हमें बिल्कुल रियल एग्जाम में बैठे जैसा फील कराएगा। तो अपनी पेन कॉपी लेके तैयार रहिएगा और हमारे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। बाद में आप बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट कर पाए हैं और कितने क्वेश्चन में आपको डाउट था, जो कि इस वीडियो से बहुत सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आप वीडियो को एंड तक देखते और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके लास्ट में बताना। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम बारीकी से देखते हैं और समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे सामने ये 18 अगस्त 2022 की सुबह की एक पहली शिफ्ट जो है, इसकी हमारे पास पीडीएफ है सारी। तो चलिए हम पहले सवाल से शुरू करते हैं आज के। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा गया है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5,000 से 2,000 कम है। 5,000 से 2,000 कम है यानी कि 3,000 रुपये है। डीलर इस पर 10% की छूट देता है, यानी कि इस पर भी 10% की छूट डीलर दे रहा है। और इसके बाद एक रिटेलर है जो कि कॉस्ट प्राइस पे 5% की छूट और दे रहा है। ग्राहक के लिए अंतिम विक्रय मूल्य कितना होगा? सबसे पहले हम 3,000 का 10% निकालेंगे। तो 3,000 का 10% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2,700 रुपये, क्योंकि 3,000 का 10% कम हो जाएगा। 2,700 पर भी जो रिटेलर है वो 5% की और छूट दे रहा है। तो 2,700 पे अगर 5% की एक बार और छूट मिलेगी तो ये हमारा आ जाएगा 2,700। अगर 100% है तो अब हमें 95% निकालना है, तो इस तरह से निकालेंगे। 19 पंचे 95, 20, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और ये यहाँ पे बचेंगे 135। 19 का गुणा 135 में करेंगे। 19 पंचे 95, हासिल आई 9, 19 दिया 57 और 9 66, हासिल आई 6, 19 और 6 25। तो 2565 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में दिया गया है 1 माइनस का कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब ऐसे सवालों का कोई शॉर्टकट नहीं होता है ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादा, तो लेकिन जब भी ट्रिग्नोमेट्री का आपको ऐसा सवाल दिखे तो जो अंश यानी कि ऊपर लिखा हुआ है उसी से हमें अंश और हर यानी कि ऊपर और नीचे गुणा कर देना है। तो 1 माइनस कॉस थीटा से हम ऊपर और नीचे दोनों गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे जो इसका सॉल्यूशन है वो आएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। लेकिन आपने एक चीज पढ़ी होगी, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। तो इसी की टर्म में हम 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा को लिख देंगे 1 का स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद आपने एक चीज पढ़ी होगी यहाँ पे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसको हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं और इसकी जगह पे हम लिख देते हैं यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर का ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर रहेगा ज्यों का त्यों। अब अंडर रूट यहाँ पे चढ़ा हुआ है, लेकिन अब अंडर रूट बाहर निकालेंगे तो इसका स्क्वायर भी कट जाएगा और इसका स्क्वायर भी कट जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट निकलेगा तो ये बचेगा साइन थीटा। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। अब यहाँ पे ये माइनस लगा हुआ है और बटे में साइन है, तो इसको हम अलग अलग लिख देंगे 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब आपने एक और चीज पढ़ी होगी, 1 अपॉन साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, माइनस लगा हुआ है। और जैसे साइन थीटा अपन कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता है और कॉस थीटा अपन साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। तो इसको हम बदल देंगे और ये आ जाएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूले बिल्कुल याद होने चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, और यहाँ पे एक लाइन ग्राफ दिया गया है और कहा गया है कि 2012 से 2017 तक एक कंपनी द्वारा बेची गई साइकिलों की संख्या दी गई है 1000 में, यानी कि एक नंबर बराबर 1000 है। तो पूछ रहा है कि 2013 में बेची गई साइकिलों की संख्या 2017 में बेची गई साइकिलों की संख्या के लगभग कितनी प्रतिशत है। यानी कि 2017 को हम नीचे लिखेंगे जो भी संख्या होगी,
और 2013 को हम ऊपर लिखेंगे और 100 से गुणा कर देंगे परसेंटेज के लिए, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे ग्राफ में हमको देखना है कि जो 2017 का नंबर है कितना है। 2017 का जो नंबर है वो 90 है। अब चाहे 1000 ऊपर लिख लो नीचे लिख लो वो तो कट ही जाएगा, तो इसको हम 90 ही लिख लेंगे। बाकी 1000 में दी गई है तो चलो हम 90 1000 ही लिख लेते हैं। अब कह रहा है 2013, तो 2013 यहाँ पे दिया गया है जो कि 45 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 45,000। अब यहाँ पे 1000 यहाँ पे परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे काटेंगे तो ये 3 बिंदी से 3 बिंदी कट जाएंगी और 45 से 90 2 बार कट जाएगा और 200 से 50 बार कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 50%, ऑप्शन नंबर सी में जो कि दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा समानुपात से आया है, क्वेश्चन नंबर 16 है। सवाल में दिया है 9 अनुपाते 12 बराबर 12 अनुपात x। दूसरी चीज दी गई है 28 अनुपाते 42 समानुपात 42/y। देखो एक चीज आपको समझाते हैं, जब भी आप ये अनुपात वाला इस तरीके का चिन्ह दिखे तो आपको इसको बटे में लिख देना होता है। जब भी आपको इस तरह से 4 बिंदी दिखे यानी कि समानुपात है तो इसको बराबर के रूप में कर देना होता है। अब यहाँ से हमको क्या पता चलेगा कि दूसरी चीज अगली यहाँ पे पूछी गई है कि 2x + y का मान बताना है, तो इसके लिए हमें x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो कि हमें इन दो टर्मों से पता चल जाएगी। चलिए निकालते हैं। देखिए हम पहली वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, ये 3 चौके 12, ये 3 से काट देंगे इस तरफ का 12, 4 बार कट जाएगा। अब ये वाला 4 इस तरफ जाएगा गुणा में, तो x बराबर आ जाएगा यहाँ पे 4 चौका 16, तो x की वैल्यू 16 आ गई। अब इस वाले को सॉल्व करेंगे तो ये 7 से काटेंगे, 7 चौका 28, 6 बार 42 कट जाएगा और 4 से ये काट देंगे 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 से यहाँ पे इसको काट देंगे 21 बार। अब ये 3 इधर जाएगा 21 में गुणा होके, तो y की वैल्यू आ जाएगी 21 × 63, तो y की वैल्यू आ गई 63, x की आ गई 16। तो यहाँ पे हमें मान निकालना है 2x + y का, जो कि यहाँ पूछ रहा है। तो 2x की वैल्यू 16 है प्लस y की वैल्यू है 63, यहाँ पे आ जाएगा 16 दूनी 32 प्लस 63 और हमारा जो राइट आंसर है वो आ जाएगा 95, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 52 है और वे 7 और 3 के अनुपात में हैं तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो दोनों संख्याओं का जो अनुपात है वो 7 और 3 है, यानी कि जो इनके अनुपात में अंतर है वो 4 का आ रहा है और संख्याओं के बीच का अंतर यहाँ पे 52 आ रहा है, यानी कि एक रेशियो बराबर हो जाएगा 13, क्योंकि 52 में 4 का भाग देंगे तो एक रेशियो बराबर 13 हो जाएगा, यानी कि जो ये वाली संख्या है इसमें भी 13 का गुणा होगा तो ये आ जाएगी 39 संख्या, और ये वाली 7 में भी 13 का गुणा होगा तो ये आ जाएगी 91 संख्या। पूछ रहा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हमारी 91, ऑप्शन नंबर डी में है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऐसे सवालों को आपको बिल्कुल रेशियो में अंतर की तरह ही करना है, जल्दी हो जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 12 मीटर, 14 मीटर और 16 मीटर हैं। देखो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, ट्राइंगल का एरिया बराबर अंडर रूट में s इंटू s माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इस तरीके से ये एरिया होता है। लेकिन अब आप सोच रहे होगे कि ये बी सी तो हम मान लेते हैं कि एक भुजा ए हो गई, ये भुजा बी हो गई, ये भुजा सी हो गई, लेकिन एस क्या है, तो एस होता है इनका सेमी पैरामीटर। तो ये सेमी पैरामीटर जो है ये हमको निकालना होता है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी यानी कि तीनों भुजाओं का योग और बटे में 2, ये हमारा सेमी पैरामीटर यहाँ से निकल के आ जाता है और इसी को हिंदी में हम अर्ध परिमाप भी कह देते हैं, अर्ध परिमाप। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू 12 मीटर दी गई है, बी की वैल्यू 14 मीटर दी गई है, सी की वैल्यू 16 मीटर दी गई है, 2 से भाग दे देंगे, सबको जोड़ेंगे तो 16 + 14 + 12 टोटल आ जाएगा यहाँ पे 42, 42/2 बराबर ये आ जाएगी हमारी 21। तो एस की वैल्यू यहाँ से जो निकल के आई है वो आई है 21। ए की वैल्यू हमको 12 मीटर दी गई है, बी की वैल्यू हमको 14 मीटर दी गई है, सी की वैल्यू हमको 16 मीटर दी गई है। तो अब हम अपने जो एरिया वाला यहाँ पे हमने फॉर्मूला बताया था, इस फॉर्मूले में अपना मान रख देंगे, बाकी ये फॉर्मूला आप याद कर लेना। तो यहाँ पे है अंडर रूट
और s की वैल्यू 21 आ गई थी। इनटू में करेंगे हम s माइनस ए यानी कि 21 माइनस 12 इंटू s माइनस बी यानी कि 21 माइनस 14 s माइनस सी यानी कि 21 माइनस 16। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो दोबारा से अंडर रूट में आ जाएगा 21 इंटू में आ जाएगा 21 में से 12 जाएंगे 9, 21 में से 14 जाएंगे 7, 21 में से 16 जाएंगे 5। तो यहाँ पे इसको फिर से हम सॉल्व जब आगे करेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट 21 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 3 और इंटू 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3, 7 को 7 लिख सकते हैं और 5 को हम 5 ही लिख सकते हैं। अब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो 3 हमारे पास 2 हैं तो ये 3 रूट से बाहर निकल आएगा और 7 हमारे पास 2 है तो ये 7 भी हमारा रूट से बाहर निकल आएगा। तो रूट से जब हम बाहर दोनों चीज़ें निकालेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 7 रूट बाहर निकल आएगा और एक 3 भी बाहर निकल आएगा और बाकी अंडर रूट के अंदर रहेंगे ये 3 और एक 5 यानी कि 3 गुणा 5। अब जब इसको फाइनल हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7 या 21, अंडर रूट में बचेगा 3 5 15। तो हमारा आंसर आ जाएगा 21 रूट 15। ये आंसर आ जाएगा जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। इसमें दिया गया है एक 2.666 और प्लस 2.77 ये। अभी मैंने आपको 2 दिन पहले जो फर्स्ट शिफ्ट 17 अगस्त की कराई थी उसमें कहा था कि जैसे कोई अंक है उसके बाद दशमलव लगा है और अगर रिपीट हो रही है संख्या उसका मतलब है कि मॉड है। तो यानी कि यहाँ पे एक ही संख्या के बाद मॉड है और प्लस करके यहाँ पे जैसे कि 2.7 है तो इस पे भी मॉड मान लो क्योंकि 777 ही अच्छे कर रहा है। तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी एक्स बराबर मान लेना होता है। सबसे सिंपल यहाँ पे तरीका है कि यहाँ पे जो पहली संख्या है इसको हम x बराबर मान लेंगे 2.666। वहीं दूसरी तरफ भी हम x बराबर मान लेंगे 2.777। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि दोनों तरफ 10 से गुणा कर देना है, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड। बाकी इंग्लिश मुझे नहीं आती है, शायद ऐसे ही लिखा जाता है। तो दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x बराबर का हो जाएगा 10 से गुणा करेंगे तो 26.66। और यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं दूसरे समीकरण के लिए। यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10x बराबर हो जाएगा 27.77। अब यहाँ पे फिर से हम जब सॉल्व करेंगे तो अगली जो हमको प्रक्रिया करनी होती है यहाँ पे, तो अगली प्रक्रिया में हमको दोनों साइड से x माइनस कर देना होता है। तो 10x माइनस एक्स बराबर 26.66 जो कि हमने x बराबर ये माना था तो यहाँ पे हो जाएगा 2.66। यहाँ पे दूसरी साइड में हम यही चीज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10x माइनस एक्स बराबर का 27.77। यहाँ पे x बराबर माना था हमने 2.77। अब अगली चीज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे जब, तो 10x माइनस एक्स आएगा 9x बराबर 26.66 में से 2 घटाएंगे तो यह जाएगा 24। यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9x बराबर ही हो जाएगा 25। तो यहाँ पे एक संख्या जो है वो आ गई है 24/9x बराबर और दूसरी यहाँ पे आई है x बराबर 25/9। अब कह रहा भिन्न के रूप में करना है तो 24/9 इधर आ गया है प्लस 25/9 इधर आ गया है और दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 9 यहाँ पे हमारा एलसीएम आ जाएगा और 24 प्लस 25 करेंगे तो हो जाएगा 49/9। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। इसमें कहा है एक ट्रक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शहर पी से क्यू तक की यात्रा करता है। उसी मार्ग में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शहर पी तक वापस भी लौटता है और ट्रक की औसत चाल पूछी गई है। तो देखो अगर दूरी सेम है और अलग अलग चाल है तो औसत चाल निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है 2x बाई अपॉन एक्स प्लस बाई। ये सिंपल तरीका है। तो यहाँ पे x हो जाती है शुरुआती चाल और बाई हो जाती है हमारी वापस आने की चाल। फॉर्मूला में मान रखेंगे 2 इंटू एक्स की वैल्यू 60 है, बाई की वैल्यू है 100 अपॉन में x है 60 प्लस बाई है 100। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 60 इंटू 100 करेंगे तो पहले हम करेंगे 2 इंटू 60 इंटू 100, इनको जोड़ेंगे तो यह जाएगा 160। 0 से यहाँ पे 0 कट जाएगा और 2 से कट जाएगा 8 बार, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 और 4 से काटेंगे 25, 2 से इसको 3 बार काट देंगे
तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो आ जाएगा 75 यानी कि 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखो हमारा अगला क्वेश्चन है 41 नंबर का। इसमें कह रहा है कि ए 100 अंडे 4 मिनट में गिन सकता है, जबकि बी उतने ही अंडे 5 मिनट में गिन सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर 450 अंडे गिनने के लिए काम करते हैं तो उन्हें कितना समय लगेगा। तो देखो इनकी हमें एफिशिएंसी निकालनी होगी। जैसा कि हमें सवाल में दिया गया है कि ए है जो कि 100 अंडे को 4 मिनट में गिन रहा है, यानी कि 1 मिनट में ये गिनेगा 25 अंडे। वहीं बी की बात अगर करें तो बी उतने ही अंडे यानी कि 100 अंडे 5 मिनट में काउंट कर रहा है, यानी कि 1 मिनट में ये करेगा 100 अंडे प्रति मिनट। दोनों की एफिशिएंसी आ गई, एक की 20 एक की 25। अब कह रहे हैं कि मिलकर 450 टोटल अंडे हैं और दोनों को यानी कि ए और बी दोनों को गिनने हैं एक साथ। तो ए गिनेगा 25 और बी गिनेगा 20, तो दोनों मिलकर गिनेंगे 20 + 25 यानी कि 45। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 45 से जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10, यानी कि 10 मिनट हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा 45 नंबर का, जो कि एज से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। वर्तमान में मेरे पिता की आयु मुझसे 25 वर्ष अधिक है। देखो एज का जब भी सवाल आए तो ऐसी लाइन खींच लेना है हमको, और ये करना है बाद की बात, ये पहले की बात और ये वर्तमान की। अब बात कर रहे हैं वर्तमान की, मेरे पिता की आयु मुझसे 25 वर्ष अधिक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम फादर और यहाँ पे हो जाती है सन। सन की अगर एक्स है तो यहाँ पे हो जाएगी एक्स + 25 ईयर। वो कह रहे हैं 5 वर्ष पहले यानी कि माइनस का 5 ईयर अगर हम करेंगे, हमारी आयु का योगफल 39 वर्ष था। यानी कि 5 वर्ष पहले ये हो जाएंगे x + 20 और ये हो जाएंगे x - 5। अब ये कह रहे हैं कि दोनों की जो आयु का योगफल है 39 था, यानी कि x + 20 और ये हो जाएगा प्लस में x - 5 बराबर 39 योग था इनका। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x + x ये है और प्लस का 20 और माइनस का 5 15 है। प्लस का 15 बचेगा, इस साइड भेजेंगे तो इस साइड माइनस का 15 हो जाएगा, तो ये सॉल्व करेंगे तो 24 आएगा। 2x बराबर हो जाएगा 24, तो x बराबर हो जाएगा 12। x बराबर 12 आ जाता है तो वर्तमान की आयु हम यहाँ से निकाल सकते हैं। x का मान यहाँ पे रख देंगे तो ये हो जाएगा x की जगह पे 12 रखेंगे, 12 + 25 बराबर हो जाएगा 37 ईयर और x की वैल्यू 12 है तो ये हो जाएगा 12 साल। अब क्या कह रहे हैं कि मेरी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो इनकी वर्तमान आयु 12 ईयर जो कि हमने निकाल ली है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 47 नंबर का, जिसमें कह रहा है कि एक टेलीविजन की कीमत एक प्रिंटर की कीमत से 35,000 कम है। यानी कि प्रिंटर की जितनी कीमत है टेलीविजन की भी कीमत है और साथ में 35,000 और है। कह रहा है कि यदि प्रिंटर की कीमत टेलीविजन की कीमत से दोगुनी है, यानी कि प्रिंटर की कीमत टेलीविजन से दुगनी है, यानी कि 35,000 ज़्यादा है, तो टेलीविजन की भी 35,000 और होनी चाहिए। और पूछ रहा है कि टेलीविजन की कीमत ज्ञात कीजिए। ऑब्वियस सी बात है कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा 35,000। 35,000 हो जाएगी हमारी टेलीविजन की कीमत और 70,000 हो जाएगी हमारी प्रिंटर की कीमत, और ये टेलीविजन से दोगुनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 55 नंबर का। कक्षा 9th के विद्यार्थियों के एक समूह ने एक इलाके के प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या जानने के लिए 40 परिवारों का सर्वेक्षण किया, जिसके परिणाम स्वरूप नीचे दी गई बारंबारता सारणी प्राप्त हुई। तो इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखो आमतौर पर जो बहुलक होता है वो जितनी ज़्यादा बार जो संख्या दोहराई जाती है उसे ही हम बहुलक कहते हैं। लेकिन यहाँ पे तो जो आंकड़े हैं वो अलग-अलग दिए गए हैं और बहुत सारे दिए गए हैं। तो ऐसी जो ज़्यादा आंकड़े यहाँ पे दिए गए हों और फिर बहुलक निकालना हो, तो फिर बहुलक का एक सूत्र होता है जो कि होता है बहुलक, यानी कि मोड बराबर L + F1 - F0 अपॉन करेंगे 2F1 - F0 - F2 और इंटू करेंगे H। तो ये फॉर्मूला बहुलक निकालने का फिर होता है। अब आप कहोगे कि इसमें L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, H क्या है? तो सबसे पहले आपको यही चीज़ें बताते हैं। देखो ये सारी चीज़ें देखने से पहले हमें यहाँ पे परिवारों की संख्या जो आंकड़े दिए गए हैं, इसमें पता चल रहा है कि जो 6 से 8 वाली यहाँ पे संख्या दी गई है, ये सबसे ज़्यादा 12 परिवारों की संख्या में रिपीट हो रही है। तो हमें इसी को आधार मानकर इसे सॉल्व करना है। वह चीज़ आप देखना आपको खुद से देखनी पड़ेगी।
तो जो बहुलक वर्ग है 6 से 8 वाला, इसी को हम ले रहे हैं। तो अब इसमें हमें सबसे पहले जो इसकी बारंबारता है, यानी कि इसका जो बहुलक है, तो इसकी जो आवृत्ति है F1, जो सबसे ज़्यादा बार 12 बार आ रही है। इसके बाद जो पिछला वर्ग होता है, इससे ऊपर का जो, इसको हम F0 मानते हैं, जो कि 8 आ रही है। इसके बाद वाला जो होता है F2 जिसे हम कहते हैं, तो ये 6 आ रही है। इसके बाद जो H होता है, H होता है इनका वर्ग अंतराल, कि इनका वर्ग अंतराल कितना है, तो 6 से 8, 2 का वर्ग अंतराल यहाँ पे इनका आ जाएगा। इसके बाद L आता है, जो कि जो बहुलक की वर्ग की सीमा है, ये निम्नतम मानी जाती है, यानी कि 6 से 8 है, तो निम्न वाली सीमा 6 मानी जाएगी। तो L बराबर 6 यहाँ पे ये रख लेंगे। तो हमें सारी वैल्यू यहाँ से पता चल गई हैं। अब हमें सिर्फ इस फॉर्मूले में इनका मान रख देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा मॉड बराबर L की वैल्यू यहाँ से 6 दी गई है, प्लस F1 की वैल्यू है 12 और F0 की वैल्यू है 8। तो प्लस करेंगे यहाँ पर 12 रखेंगे F1 की, माइनस F0 की 8, अपॉन में करेंगे 2, F1 करेंगे 12, माइनस F0 की वैल्यू 8 दी गई है, माइनस F2 की वैल्यू 6 दी गई है, इंटू में H करेंगे, H की वैल्यू 2 दी गई है। अब यहाँ पे कर देंगे हम मॉड बराबर 6 प्लस 12 में से 8 जाएंगे, 4 बचेंगे, 2 इंटू 12 24 हो जाएगा, 24 में से 8 हो 14 घटाएंगे 10 बचेगा, इंटू 2 करेंगे, 2 से यहाँ पे इसको काट देंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा मॉड बराबर 4 में 5 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा पॉइंट का 8, तो हो जाएगा 6.8 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, बिल्कुल सही आंसर। तो कोई ऐसे सवालों के लिए आपको इन फॉर्मूला का बिल्कुल विशेष ध्यान रखना होगा। इसी टाइप का सवाल मेरी शिफ्ट में आया था, जो कि 5 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट में आया था, लेकिन इससे थोड़ा डिफरेंट था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 64 नंबर का, कह रहा है कि 10 सह यानी कि को प्राइम नंबर की बात कर रहा है। संख्याओं के किसी भी समुच्चय का HCF हमेशा होता है डैश डैश। तो देखिए, सह अभाज्य मतलब होता है कि कोई ऐसी संख्या 10 जो कि किसी से भी विभाजित ना हो, जैसे कि 3 मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं, 5, 7, 8, 11, 13, 17, 19, 23, ऐसी हमने 10 संख्याएं मान ली। तो इनमें ऐसी कौन सा मतलब ऐसा समुच्चय है जो कि इन सभी का HCF होगा। तो ऑप्शन में दिया गया है 2। क्या ये सभी संख्याएं 2 से कट रही हैं? नहीं कट रही हैं। 0 से नहीं कट रही हैं, 10 से नहीं कट रही हैं। तो एक ऐसा समुच्चय है जिससे सारी संख्याओं में भाग चला जाएगा, यानी कि इन सभी का HCF हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 67 नंबर का है, जो कि बहुत ही इजी है। इसको हमको सिर्फ डिवाइड करना है, 0.0486 में डिवाइड करना है 0.002 का। देखो, सबसे पहले तो हमें जब दशमलव हटाना होता है तो एक 0 बढ़ाते हैं, लेकिन 1, 2, 3 अंकों बाद नीचे दशमलव लगा है, 1, 2, 3, 4 अंकों बाद ऊपर लगा है, तो हम दशमलव काटेंगे तो 1 अंक कम पड़ रहा है, तो नीचे एक 0 पीछे बढ़ा देंगे, तो ये हमारा ओवरऑल आ जाएगा 486/20। अब 2 से इसको काट देंगे तो ये 10 बार जाएगा, 2 से इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 243, 10 से भाग देंगे तो यहाँ पे 24.3 आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रेशियो पे बेस आया है। कह रहा है कि 2 डिब्बों में 7:5 के अनुपात में चॉकलेटें हैं। अभी इससे पहले भी हमने सेम सवाल किया था। यदि दोनों डिब्बों में चॉकलेटों की संख्या का अंतर 28 है, तो अधिक संख्या वाले डिब्बे में चॉकलेटों की संख्या ज्ञात कीजिए। अभी पिछली हमने एक सवाल जो किया था, बिल्कुल उसी पे बेस है ये। और 7 और 5 में जो रेशियो का अंतर है वो 2 है, और चॉकलेटों की जो संख्या है वो 28 है। तो एक बराबर आ जाएगा 14। यहाँ पे हम 5 में अगर 14 का गुणा करेंगे तो ये 70 चॉकलेटें आ जाएंगी। इसमें अगर 14 का करेंगे तो ये 98 आ जाएंगी। हमसे अधिक संख्या वाला पूछा गया था, तो 98, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काफ़ी इजी ये सवाल है। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर का, जिसमें कहा गया है कि 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 इंटू
5 की पावर 2 का मान ज्ञात करना है। देखो जब भी सेम अगर यहाँ पे नंबर दिया गया हो, इनकी पावर हैं जो सेम नंबर की अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनकी पावर भी जुड़ जाती हैं। तो 5 की पावर 3 ये है, 3 जुड़ जाएँगी, 4 ये हैं तो 4 जुड़ जाएँगी, 2 ये हैं तो 2 जुड़ जाएँगे। तो टोटल जो 5 की पावर है 3 और 4 7 और 2 9 हो जाएँगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर का। यदि 3 संख्याओं का अनुपात 5:6:8 है, तो उनके वर्गों का योग 1250 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। देखो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए इनको हम मान लेते हैं एक 5x रेशियो 6x, एक को मान लेते हैं हम 8x। ये संख्याएं होंगी, कह रहा है कि उनके वर्गों का योग, यानी कि 5x इनका वर्ग करेंगे और प्लस 6x तो इसका भी वर्ग करेंगे, प्लस 8x तो इसका भी वर्ग करेंगे। तो ये हो जाएगा 5x का स्क्वायर करेंगे तो 25x स्क्वायर, प्लस 6x को करेंगे तो 36x स्क्वायर, 8x का करेंगे तो 8 इंटू 8 64x स्क्वायर। अब इन सभी को हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 64 प्लस 36 125, 125x स्क्वायर, जो कि दिया गया है 1250 के बराबर। अब इनको हम काटेंगे 125 से डायरेक्ट, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 10, तो एक्स बराबर आ जाएगा अंडर रूट का 10। जब एक्स की वैल्यू हमें पता चल गई है तो ये यहाँ पे जो हमने इनको माना था इसमें हम मान रख देंगे। तो 5x में हम रखेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा √10 से, 6 में रखेंगे तो हो जाएगा 6√10, 8 में रखेंगे तो हो जाएगा 8√10। अब पूछा गया है इन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो इनका हम गुणा कर देंगे 5√10 इंटू 6√10 इंटू 8√10। अब यहाँ 5 का गुणा 6 में करेंगे 30, 30 का गुणा 8 में करेंगे तो ये आ जाएगा 240। √10 का √10 में करेंगे तो 3√10 है तो हो जाएगा 10√10। इसमें 240 में करेंगे 10 का गुणा तो हो जाएगा 2400 और ये बचेगा √10। तो यही हमारा आंसर रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 82 नंबर का, जिसमें एक आकृति दी गई है ये वाली हमको, और कहा गया है कि ए बी पी क्यू, यानी कि जो ए बी वाली ये वाली लाइन है बीच की नीचे वाली, वो पी क्यू बड़ी वाली लाइन के पैरेलल यानी कि समांतर है। ए बी बराबर अगर एक्स दिया गया है, बाकी सारी आकृति में हमको दिख रहा है कि ए बी बराबर यहाँ पे एक्स दिया गया है, पी क्यू बराबर एक्स प्लस 10 दिया गया है, बी पी बराबर एक्स प्लस 1 दिया गया है और आर बी बराबर x/2 दिया गया है। एक चीज़ यहाँ पे कर लेंगे हम, ये हमारी दी गई है। इसके बाद पी क्यू, ये सारी संख्या लिखी हुई है, कह रहा है कि पी क्यू यहाँ से हमें ज्ञात करना है। तो देखो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हमें सवाल में 2 चीज़ें 3 चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पे जैसा कि हमें सवाल में दिया गया है कि जो ए बी है वो समांतर है क्यू पी के बराबर। अब जो इनको जोड़ने वाली यहाँ पे हमें साइड दिख रही है, एक आर बी है और एक बी पी है। तो ये वाली जो दोनों साइड हैं ये एक दूसरे के समानुपाती होंगी, यानी कि जो आर बी है वो बीपी के समानुपाती होगी। तो जो हमारे समानुपाती का सिद्धांत रहता है वो रहेगा ए बी अपॉन पी क्यू बराबर आर बी अपॉन बी पी। अब इसमें हम जो यहाँ पे मान यहाँ पे दिए गए हैं उनको हम अप्लाई कर देंगे। तो जो हमारा ए बी बराबर यहाँ पे दिया गया है वो दिया गया है एक्स, इसके बाद जो हमारा पी क्यू बराबर दिया गया है वो दिया गया है एक्स प्लस 10, इसके बाद बराबर करेंगे आर बी बराबर दिया गया है x/2 और हमारा बी पी बराबर दिया गया है x प्लस 1। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एक दूसरे के यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1 और x/2 को इस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा x प्लस 10 इंटू एक्स अपॉन, इस तरह से हो जाएगा। अब इसको हम फिर से जब सॉल्व करेंगे तो दोनों तरफ यहाँ पे बोथ साइड या तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर डायरेक्ट सॉल्व करने में दिक्कत होगी तो बोथ साइड 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए इंग्लिश अपन को नहीं आती है तो डायरेक्ट कर रहे हैं। तो 2 इस तरफ अगर 2 से अप्लाई करेंगे, इस तरफ 2 से अगर गुणा करेंगे तो ये 2 से 2 यहाँ कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2x एक्स प्लस 1 बराबर एक्स प्लस 10 और ये x इंटू में रहेगा। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 2x बराबर x स्क्वायर प्लस 10x।
इस तरफ लाएंगे इसको तो 2x स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 10x बराबर 0 हो जाएगा। x यहाँ पे घटेगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस का बचेगा 8x बराबर 0। तो x बराबर एक तो वैल्यू आएगी 0 और x बराबर एक वैल्यू आएगी 8। 0 तो पॉसिबल नहीं है, तो x बराबर वैल्यू 8 आ गई है। अब x की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, जो कि हमें पी क्यू बराबर निकालना है। तो यहाँ पे x प्लस 10 दिया गया है। x की वैल्यू अगर 8 है तो 8 प्लस 10 हो जाएगा 18, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में हमारा आंसर दिया गया है, बिल्कुल राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, जिसमें दिया गया है शीर्षों ए बी सी डी से बनने वाले चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में ज्ञात करना है। देखो ऐसे क्वेश्चन को हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो जैसे कि एक कोई चतुर्भुज है, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, जैसे ए बी सी डी है तो एक ए बी डी का हम यहाँ से अलग से एरिया निकाल देंगे, एक ए सी डी का अलग से एरिया निकाल लेंगे और हम आंसर बता देंगे। या फिर डायरेक्ट हम जो चतुर्भुज का एरिया निकालने का फॉर्मूला है उसको अप्लाई करेंगे और उससे भी हम निकाल सकते हैं। तो हमें जो आसानी लग रही है, सबसे पहले हम शीर्षों को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो शीर्ष है, एक दिया गया है ए शीर्ष, एक दिया गया है बी, एक दिया है सी और एक दिया गया है डी। ए का जो मान है वो दिया गया है 0, माइनस का 2। बी का जो मान दिया गया है वो दिया गया है 2, 1। सी का जो मान दिया गया है वो दिया गया है 0, 4 और डी का दिया गया है माइनस का 2, 1। यहाँ पे अलग अलग वैल्यू दी गई है। तो जो आगे की लिखे हुए नंबर है वो होता है x1 और पीछे का होता है ये y1, फिर x2 ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा x3 और ये हो जाएगा y3, ये हो जाएगा x4 और ये हो जाएगा y4। अब चतुर्भुज निकालने का जो फॉर्मूला है, जैसे कि चतुर्भुज ए बी सी डी का जो फॉर्मूला है वो काफ़ी लंबा होता है। इस प्रकार 1/2 कोष्टक चालू करेंगे, x1/2 प्लस x2/3 प्लस x3/4 प्लस x4/1 और यहाँ से करेंगे माइनस, कोष्टक में लिखेंगे हम y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x4 प्लस x/4 x1 और यहाँ से कर देंगे हम कोष्टक बंद और ये बड़ा कोष्टक भी बंद। तो ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है, इस फॉर्मूले में हमें मान रखना है और ये जो फॉर्मूला है काफ़ी लॉजिकल फॉर्मूला है, मतलब कि इसमें लॉजिक है। जैसे कि यहाँ पे x1 लिख दिया, फिर y2, फिर अगला x2/3 लिखेंगे, फिर x3 लिखा तो x4 लिखेंगे, x4 लिखा तो y1 लिखेंगे, फिर माइनस कर देंगे यहाँ पे, y1 लिखा तो x2 लिख देंगे, y2 लिखा तो x3 लिख देंगे, y3 लिखा तो x4 लिख देंगे और y4 लिखा तो x1 लिख देंगे। काफ़ी सिंपल है याद करना। इसके बाद अब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब इस फॉर्मूले में मान रखेंगे। हमें x1 सभी की मान यहाँ पे हमने ये निकाल ही लिए हैं ऑलरेडी। तो चलिए मान रखते हैं, जैसा कि 1/2 x1 की जगह पे दिया गया है 0, y2 की जगह पे दिया गया है 1 प्लस x2 की जगह पे दिया है 2, y3 की जगह पे दिया है 4 प्लस x3 की जगह पे दिया गया है 0, y4 की जगह पे 1 प्लस x4 की जगह पे दिया गया है माइनस का 2 और y1 की जगह पे दिया गया है माइनस का 2 इंटू माइनस का 2। माइनस करेंगे कोष्टक बंद, y1 की जगह पे दिया गया है माइनस का 2, x2 की जगह पे दिया गया है इंटू 2 प्लस y2 की जगह पे दिया गया है 1, x3 की जगह पे दिया गया है 0 प्लस y3 की जगह पे दिया गया है 4, x4 की जगह पे दिया गया है माइनस का 2 प्लस y4 की जगह पे 1, x1 की जगह पे 0। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 1/2 कोष्टक 0 में 1 का गुणा करेंगे 0 प्लस 2 इंटू 4 8 प्लस 0 इंटू 1 0 प्लस -2 प्लस का 4 माइनस कोष्टक बंद -2 इंटू 2 माइनस का 4 प्लस 1 में 0 का 0 प्लस 4 इंटू -2 हो जाएगा माइनस का 8 प्लस 1 इंटू 0 0। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे 1/2 कोष्टक बंद 8 और 4 हो जाएगा ये प्लस का 12 माइनस का 4 और ये माइनस का 8 जुड़ेगा तो हो जाएगा माइनस का 12 कोष्टक बंद और यहाँ पे आ जाएगा 1/2 माइनस माइनस जुड़ के प्लस हो जाएंगे तो ये 24 हो जाएगा, 2 से काटेंगे ये आ जाएगा 12 इकाई।
और यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में, जो कि दिया गया है बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 85 नंबर का। एक मोटर कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करती है और प्रत्येक 2 घंटे के बाद इसकी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि होती है। इसे 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? काफ़ी सिंपल सवाल है। देखो, एक मोटर कार है जिसकी 60 किलोमीटर के एमपीएच स्पीड है, जो कि 2 घंटे बाद इसकी चाल 15 बढ़ती है। यानी कि 2 घंटे ये 60 की स्पीड से ही चलेगा। 2 घंटे 60 की स्पीड से चला तो 120 किलोमीटर चल जाएगा। इसके बाद इसकी जो 15 गति बढ़ जाएगी, जो 60 थी वो 15 बढ़कर 75 हो जाएगी और अगले 2 घंटे तक ऐसे ही 75 की चलेगी और 2 घंटे तक चलेगी। तो ये हो जाएगा 120 और अगले 2 घंटे में चला जाएगा ये 150। तो इन दोनों को मिलाकर हो जाएगी 270 और टोटल चल रही है 360। 360 चल रही है और 270 चल गई है, तो बाकी की बची है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन 2 घंटे बाद जो इसकी स्पीड है ये 75 थी और फिर से 15 बढ़ जाएगी, तो ये 90 किलोमीटर हो जाएगी और 90 ही चाहिए है, तो 1 घंटा और लगेगा। तो 2 घंटे ये हो गए, 2 घंटे ये हो गए और 1 ये हो गए 2 घंटे। तो टोटल हो जाएंगे 2 + 2 + 1 = 5 हावर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है हमारा सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। यदि x 22 संख्या 115 x 22 ऐसे दो अंक हैं, यह संख्या 90 से विभाज्य है, तो x + y का मान ज्ञात करना है। देखो, एक कह रहा है कि जो 115 x 22 ये जो 5 अंकों की संख्या है, तो ऐसे एक्स और वाई की जगह कौन से ऐसे 2 अंक आना चाहिए कि वह 90 से विभाज्य हो जाए। देखो, 90 से हमें विभाज्य करना है, तो ये क्लियर है कि अगर किसी संख्या से विभाज्य करना है जो संख्या, तो अगर 0 इसकी लास्ट में, तो इसके भी लास्ट में 0 होनी चाहिए। तो ये y = 0 हो गया, ये 100% हमें यहाँ से पता चल गया, तो ये संख्या होगी। अब x का मान निकालना है। x का मान निकालना है, अगर ये 90 से विभाज्य है, तो 9 से भी विभाज्य होनी चाहिए और 9 से विभाज्यता का जो नियम है कि इनके अंकों का योग भी 9 से विभाज्य होना चाहिए। अगर पूरी संख्या विभाज्य है तो इनको जोड़ेंगे 1 + 1 + 5 + x + 0 बराबर आएगा 7 + x बराबर हमें 9 चाहिए है, तो इस 7 को इस तरफ भेजेंगे तो x = 2 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारी 2 आ गई, y की वैल्यू 0 आ गई, x + y हमसे पूछा है, तो 0 + 2 = 2 हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर का। यदि किसी रियायती बिक्री में 10,490 के अंकित मूल्य वाली एक साड़ी को 9,441 रुपये में बेचा जा रहा है, तो साड़ी को कितने % की छूट साड़ी पे दी गई है? देखो, हमें 10,490 अंकित मूल्य दिया गया है, लेकिन बेची जा रही है 9,441 रुपये में, यानी कि कितने रुपए का डिस्काउंट दिया गया है, इसके लिए हमें घटाएंगे। तो ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा यहाँ पे 1, यानी कि 10,490 रुपये पे 1,049 रुपये की छूट दी जा रही है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, इसको काटेंगे तो ये 10 बार कट जाएगा, एक 0 से एक 0 कट जाएगा, यानी कि 10% हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है हमारा राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 91 नंबर का। एक समीकरण x² - 12x + k = 0 के मूलों में से एक मूल तो x = 3 है, लेकिन दूसरा मूल हमको ज्ञात करना है। देखो, ऐसे में हम x की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से हमें k का मान मिल जाएगा। x² है, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 12 × 3 प्लस का k = 0। यहाँ से k की वैल्यू आएगी 3 × 9 × 12 × 36 प्लस का k = 0 है, तो k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 27। अब 27 k की वैल्यू रख के हम इस समीकरण को सॉल्व कर देंगे, तो x² - 12x प्लस का 27 = 0। अब यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, x² माइनस का इसको लिख सकते हैं 9x और इसको लिख सकते हैं 3x, तो 9x और 3x 12x हो जाएगा, प्लस का 27 बराबर का 0। इसको अब सॉल्व करेंगे, x यहाँ से कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x माइनस का 9, यहाँ पे -3 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x और माइनस का 9 और ये बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा एक x - 3 और एक आ जाएगा x - 9, तो एक x की वैल्यू 3 आ जाएगी और एक x की वैल्यू 9 आ जाएगी। क्योंकि एक हमें दी गई थी 3, दूसरे का पूछा गया था 9, तो x = 9, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। 2 दिन की अवधि में घड़ी की घंटे और मिनट की वाली सुइयां कितनी बार समकोण पर होंगी?
देखो इनका एक तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाती हैं घंटे और मिनट की सुइयां, लेकिन 12 घंटे में सिर्फ 22 बार बनाती हैं, क्योंकि 12 बजे ये मिनट की और घंटे की सुइयां समकोण नहीं बनाती हैं। तो 48 घंटे की 2 दिन की बात हो रही है, यानी कि 48 घंटे की बात हो रही है, जो कि इसका 4 गुना है। तो इसका भी 4 गुना हो जाएगा 88 बार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाकी इसका एक बेसिक मेथड होता है जो काफ़ी लंबा जाएगा, तो हमें उससे नहीं करना है, इसे शॉर्ट याद रखना है। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 94। यदि ए और बी समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 के मूल हैं, तो एक्स के पदों में वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 1/a प्लस 1/b और ए बी होंगे। देखो ये जो सवाल है थोड़ा लेंदी हो सकता है और लगभग इसमें 1 से 2 मिनट का समय लग सकता है, लेकिन ध्यान से समझिएगा। इसमें जो पहला मूल दिया गया है हमारा ये था पहला मूल, यहाँ पे हम अच्छे से डिटेल में इसको समझते हैं, बाकी करने में बहुत ही सरल होता है और जल्दी भी हो जाता है। और ये पहला मूल हो गया, और दूसरे की बात करें अगर, तो ये हो जाएगा a इंटू बी। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले जानते हैं इनके मूलों का योग निकालेंगे। अब सबसे पहले हम मूलों का योग निकालेंगे, जो कि आप सबको पता होगा कि माइनस बी अपॉन ए होता है क्या, मूलों का योग। और वहीं अगर बात करें मूलों के गुणनफल की, मूलों का गुणनफल जो कि होता है सी अपॉन ए। इस समीकरण से हमको पता चलता है ए की वैल्यू यहाँ पे 1 आएगी, बी की वैल्यू भी 1 आएगी, सी की वैल्यू -2 आएगी। तो माइनस का बी है और माइनस का यहाँ पे बी की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू भी 1 है, तो ये आ जाएगा -1, और सी की वैल्यू -2 है, ए की 1 है, तो ये आ जाएगा -2। मूलों का योग आ गया -1, मूलों का गुणनफल आ गया -2। अब यहाँ पे कह रहा है कि हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण ज्ञात करना है इन दो मूलों के लिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक समीकरण बनाने का सूत्र होता है। सबसे पहले हम मूल निकाल लेते हैं। जो पहला मूल है, पहला मूल यहाँ पे दिया गया है 1/a प्लस 1/b, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा लासा ए बी, और ये आ जाएगा a प्लस बी। तो हमें a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे दी गई है -1, और a इंटू बी गुणनफल की वैल्यू दी गई है -2, माइनस माइनस कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1/2। अब यहाँ पे कह रहा है दूसरा मूल, दूसरा मूल ए बी दिया ही गया है, मूला का गुणनफल जो कि -2 है, तो यहाँ से a इंटू बी हमारा निकल के आ जाएगा जो कि -2 है, यहाँ पे हम दूर लिख लेते हैं। तो हमारे दोनों मूल आ गए हैं। अब ये वाले मूल को हम p मान लेते हैं और ये वाले मूल को हम q मान लेते हैं, तो हमारे p और q के रूप में यहाँ पे समीकरण बन जाएगा। तो समीकरण बनाने का जो फॉर्मूला है वो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग यानी कि p प्लस क्यू और x प्लस का मूलों का गुणनफल यानी कि पी क्यू बराबर 0, ये समीकरण बन गया है। चूंकि हमने p और q की वैल्यू तो अलग अलग निकाल ली है, लेकिन p और q का हमने योग निकालना पड़ेगा और p और q का गुणनफल निकालना पड़ेगा। तो p और सबसे पहले साइड में निकाल लेते हैं हम। p प्लस क्यू अगर हम करेंगे तो p की वैल्यू है 1/2 और q की वैल्यू है यहाँ पे -2। इसको जोड़ेंगे -2 करेंगे, तो ये जब हम जोड़ेंगे तो ये जाएगा 1/2 -2 करेंगे, और एलसीएम लेंगे तो 2, 1 माइनस का आ जाएगा 4, यहाँ पे माइनस का आ जाएगा 3/2। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का इनका गुणनफल हो जाएगा माइनस का 3/2, और ये एक्स लगा देंगे प्लस इनका गुणनफल निकालेंगे पी और क्यू का, तो 1/2 इंटू -2, 2 से 2 कट जाएगा, ये वैल्यू आएगी -1, यानी कि -1 और बराबर का 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का 3/2 एक्स और माइनस का आ जाएगा ये 1 बराबर 0। अब दोनों तरफ हम 2 से गुणा कर देंगे ताकि ये 2 हट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2 बराबर 0, और यही हमारा समीकरण बन जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 2x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है हमारा सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 98 नंबर का, और एक ग्राफ तालिका दी गई है जिसमें जनवरी से अप्रैल तक 4 महीनों के 2 सेल्समैनों पी और क्यू द्वारा बेची गई इकाइयों को दर्शा रहे हैं। पूछा गया है कि इन 4 महीनों के दौरान पी और क्यू द्वारा बेची गई कुल इकाइयों को क्रमशः अनुपात ज्ञात करना है। चारों महीने की जोड़ने हैं तो पी की भी जोड़नी पड़ेगी हमको,
ये दिया गया है यहाँ पे 80 पी का प्लस 30 प्लस 50 प्लस 90, इन सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 5 14 3 17 और 8 25 250। वहीं अगर हम ये पी की हो गई, क्यू की जोड़ेंगे तो हो जाएगा 60 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 60, इन सबको जोड़ेंगे तो 7 6 13 17 और 6 23 230 हो जाएगा। पी और क्यू का अनुपात पूछ रहा है तो 250 अनुपात 230, इसको काट देंगे तो 25:23 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमारा दिया गया है सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये है हमारा आज का आखिरी और अगला क्वेश्चन 100 नंबर का। कह रहा है कि 1280 की राशि में 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, मूलधन गुणा रेट यानी कि दर गुणा टाइम यानी कि समय बटे 100, इससे हमें ब्याज पता चल जाता है। प्रिंसिपल हमें दिया गया है 1280, रेट दिया गया है 5%, टाइम दिया गया है 3 साल, जो कि हमेशा साल में ही लेना होता है, 100 से डिवाइड करना होता है। इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 5 से 2 बार कट जाएगा, 2 से यहाँ पे 64 टाइम कट जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 192, जो कि ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे दिया गया है हमारा सही आंसर। तो दोस्तों यही थी आज की इस वीडियो में, जो कि हमने 18 अगस्त 2022 की पहली शिफ्ट के पूरे 25 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अब आप बताइए कि आपका इसमें कितना स्कोर रहा है और कितने क्वेश्चन आपने नहीं कर पाए हैं, आपका टोटल स्कोर बताना। कितने क्वेश्चन में आप फंस रहे थे और कितने ऐसे डाउट थे आपके जो कि इस क्लास से क्लियर हुए हैं, और आगे चल के आप ऐसे जो डाउट थे अब वो डाउट नहीं रहेंगे। और आगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आगे की जो भी शिफ्ट हम सॉल्व कराएंगे उससे भी अपनी प्रैक्टिस करके और अच्छी मैथ को अपना बनाइएगा। बाकी चलिए अगली बार हम 18 अगस्त की सेकंड शिफ्ट लेकर आएंगे, तो इसके साथ भी हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। और अगर सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और जितने भी ग्रुप डी की तैयारी करने वाले आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना, ताकि उनकी भी प्रैक्टिस मैथ की अच्छे से हो सके। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।